हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम सब स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का फिजिक्स, जिसमें हम सब देखेंगे वेक्टर। क्या देखेंगे? वेक्टर एनालिसिस यानी सदिश विश्लेषण। क्या होता है? पहली बात तो ये जो चैप्टर है वेक्टर एनालिसिस, क्लास 11 फिजिक्स, यदि आप एनसीईआरटी के हिसाब से जाओगे तो एनसीईआरटी की बुक में ये पहला चैप्टर आपका मात्रक और विभव विश्लेषण एक में ही करके दिया है, दूसरा चैप्टर आपका सरल रेखा में गति है और तीसरा चैप्टर आपका एक समतल में गति है। तो समतल में गति पढ़ने से पहले इसको दिया है, अर्थात ये तीसरे चैप्टर में ही है। लेकिन यदि आप साइड बुक पे जाओगे, जैसे अरिहंत प्रकाशन का बुक हुआ या और कोई प्रकाशन का बुक हुआ, तो वहां पर क्या हुआ, मात्रक वाला चैप्टर पहले चैप्टर में दिया है, विभव विश्लेषण को दूसरे चैप्टर में दिया है, सरल रेखा में गति को तीसरे चैप्टर में दिया है और इसको एकदम अलग करके चैप्टर में दिया, चौथे चैप्टर में दिया। बस एनसीईआरटी में सदिश विश्लेषण और समतल में गति एक ही चैप्टर में दिया है और अदर बुक में इसको चौथे चैप्टर में एकदम सेपरेट करके अलग दिया है। तो वही हम स्टार्ट करते हैं सदिश विश्लेषण। सदिश विश्लेषण यानी वेक्टर एनालिसिस, ठीक है। तो सदिश विश्लेषण में समझने से पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं कि सदिश, और आपको पता है कि फिजिक्स में जितनी राशियां होती हैं, फिजिक्स में किसी भी कहीं भी हो, जितनी भौतिक राशियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक अदिश राशियां और एक सदिश राशियां। अदिश राशियां क्या होती हैं? जैसे यदि हम आपको बोले कि ये जो मार्कर है, ये मार्कर 20 ग्राम का है, तो क्या हुआ, क्या हमको बताना पड़ा 20 ग्राम किस डायरेक्शन में, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण? नहीं बताना पड़ा इसका डायरेक्शन। तो ये जो हम इस मार्कर का द्रव्यमान बता रहे हैं, अर्थात जो राशि है आपका द्रव्यमान, इस द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए केवल आपको इसके परिमाण को बताना पड़ेगा, इसकी दिशा बताने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात द्रव्यमान कैसा राशि हो गया? अदिश राशि हो गई। लेकिन यदि हम पूछे कि यदि कोई एक व्यक्ति है, कोई एक मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त का घर यहां से कितने दूर पे है, तो हम बोलेंगे उसका यहां से घर 8 किलोमीटर है। तो कोई कैसे समझेगा 8 किलोमीटर किस दिशा में? 8 किलोमीटर इधर जाएं, 8 किलोमीटर यहां से इधर जाएं, 8 किलोमीटर यहां से इधर जाएं या 8 किलोमीटर इधर से पीछे जाएं, किस डायरेक्शन में? इस बिंदु से 8 किलोमीटर का अगर आप रेडियस बनाओगे तो उस रेडियस, उतने रेडियस का अगर आप एक सर्कल बनाओगे, वृत्त बनाओगे, उस वृत्त पर जितने बिंदु होंगे सभी बिंदुओं की यहां से दूरी 8 किलोमीटर होगी, तो उसका तो घर कहीं हो सकता है। तो इस प्रकार उसके घर की स्थिति में स्पष्ट नहीं कर पाए। तो अगर उसके घर की स्थिति में स्पष्ट रूप से बताना होगा तो हम क्या बोलेंगे कि यहां से 8 किलोमीटर पश्चिम डायरेक्शन में, या यहां से 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में, यहां से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में। तो उसके घर की सही स्थिति बताने के लिए हमें वैल्यू बताना पड़ा 8 किलोमीटर और उसके साथ साथ क्या बताना पड़ा? दिशा भी बतानी पड़ी। तो ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, ऐसी राशियों को हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशियां। बात समझ में आ रहा है? तो भौतिक राशियां कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। तो इसे लिखते हैं। तो आप सबसे पहले लिखो भौतिक राशियां, लिखो आप सब भी, भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की होती। फर्स्ट, इसमें आप हेडिंग लगाना अदिश राशि। पहली राशि कौन सी होगी? अदिश राशि। इसको क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? अदिश राशियां ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, केवल किसकी आवश्यकता पड़ी? परिमाण की। केवल परिमाण। परिमाण मतलब वो जो वैल्यू आप बताते हो 10 ग्राम, जैसे समय हुआ तो आप बताओगे 10 सेकंड, तो 10 सेकंड परिमाण हो गया समय का। बात समझ में आ रहा है ना? केवल किसकी आवश्यकता पड़े? परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की नहीं,
या केवल परिमाण की आवश्यकता हो, सदिश राशियां कहलाती। ठीक है, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे सबसे पहले आपने एग्जांपल देखा था क्या, द्रव्यमान। दूसरा एग्जांपल आपने क्या देखा था, समय। क्योंकि ये थोड़ा बताओगे 10 सेकंड 5:10 हो रहा है इस दिशा में, ऐसा नहीं बोलोगे ना। समय के बताने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं। तापमान, हाँ। और अभी आप कुछ पढ़ चुके हो, एक सरल रेखा में गति, जिसमें क्या क्या है, जैसे दूरी हुआ, ठीक है, चाल हुआ, आप घनत्व तो जानते हो, आयतन जानते हो। ये सभी राशियां ऐसी हैं जिन्हें बताने के लिए आपको दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार की राशियों को हम लोग क्या बोलेंगे, अदिश राशि। अब अदिश राशियों को कैसे आप जोड़ते घटाते हो, जो साधारण बीजगणित का नियम आप जानते हो। जैसे नंबर को जोड़ने का आप जानते हो ना, कैसे नंबर को जोड़ते हो, नंबर को कैसे घटाते हो, नंबर का गुणा कैसे करते हो, नंबर का भाग कैसे करते हो। तो जैसे सिंपल आप नंबर्स की गुणा भाग करते हो, नंबर के जोड़ घटाना गुणा भाग को साधारण बीजगणित के नियम के अनुसार करते हो, नहीं करते हो, उसी नियम से भी आपको अदिश राशियों को जोड़ना होगा। जैसे अगर आपने 10 किलोमीटर दूरी तय किया, फिर उसके बाद 5 किलोमीटर दूरी और आपने तय किया, तो कुल कितनी दूरी को तय किया, सीधा 10 + 5 = 15 किलोमीटर की दूरी आपने तय किया। इसका मतलब अदिश राशियों का योग, व्यकलन, व्यकलन मतलब घटाना, गुणा भाग, ये किस नियम से होता है, किस नियम से होता है, सॉरी, यहाँ पर सदिश राशियां नहीं होगी, यहाँ पर आपकी कौन सी राशियां होगी, ये अदिश राशियां कहलाती हैं। तो ठीक है, तो इनका जोड़ घटाना गुणा भाग किस नियम से होता है, साधारण बीजगणित के नियम से। तो आप यहाँ पर लिखना क्या, कि अदिश राशियों का, अदिश राशियों का योग, व्यकलन, व्यकलन यानी घटाना, गुणा तथा भाग किस नियम से करते हो, साधारण बीजगणित के नियम से, साधारण बीजगणित के नियम से करते, नियम से करते। ठीक है, ये हुआ आपका अदिश राशि। अब दूसरा आपका कौन सी राशियां होती हैं, सदिश राशियां। कौन सी राशियां, सदिश राशियां। इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। क्या होती हैं सदिश राशियां, ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए आपको केवल परिमाण की नहीं, उसके साथ साथ आपको दिशा की भी आवश्यकता पड़े, ऐसी राशियों को हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशियां। तो लिखो, ऐसी राशियां, ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, दिशा की भी आवश्यकता हो, उन्हें क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। अर्थात ऐसी राशियां क्या कहलाती हैं, सॉरी, सदिश राशियां। ऐसी राशियां क्या कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती। ठीक है, जैसे कौन कौन सी राशि सदिश राशि है, बहुत सारी राशि सदिश राशि है। कुछ एग्जांपल उसमें अभी आपको बताया थे, अगर आपको किसी की स्थिति बतानी है तो स्थिति बताने के लिए आपको दिशा ही बताना पड़ेगा। अगर आपको विस्थापन बताना होगा तो विस्थापन आप पढ़ चुके हो, सदिश राशि है। वेग आपका सदिश राशि है, त्वरण आपका सदिश राशि है। उसके बाद बल ना, बल आपकी, ऐसी बहुत सारी सदिश राशियां हैं। तो ये सब राशियां कौन सी राशियां हो गई, सदिश राशि। ठीक है, अब सदिश राशियों का योग और गुणा घटाना जोड़ ये सब कैसे करेंगे, इनके लिए सीधा साधारण बीजगणित का नियम नहीं लगाओगे आप, सीधा 2 + 2 आएगा तो आप 4 कर दोगे, ऐसा नहीं करना इसमें। इसके लिए एक अलग नियम आता है जिसको कहते हैं सदिश बीजगणित का नियम। कैसा नियम कहते हैं,
सदिश बीजगणित का नियम, अर्थात इन राशियों के, और कैसी राशियों के, सदिश राशियों के, सदिश राशियों के, सदिश राशियों का योग, व्यकलन, गुणा तथा भाग किस नियम से करते हैं? इनके लिए साधारण बीजगणित का नियम नहीं, सदिश बीजगणित का नियम, सदिश बीजगणित के नियम से करते हैं, से करते हैं। और ये बात आपका इंपॉर्टेंट है, अब याद रखना ये चीज। जैसे अगर कोई राशि, ऐसी कुछ राशियां हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए आप उनके परिमाण भी बताओगे और व्यक्त करने के लिए आप उनका दिशा भी बताओगे, उसके बाद भी वे सदिश राशियां नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि वे, अर्थात उनके योग, व्यकलन, ये सब सदिश बीजगणित के नियम से नहीं होते हैं। उनके योग किस नियम से होते हैं? साधारण बीजगणित के नियम से। जबकि सदिश राशियों का बीजगणित, अर्थात उनका योग, गुणा, घटाना, जोड़, ये सब सदिश बीजगणित के नियम से होना चाहिए। तो बात समझ में आ रहा है ना चीज, कि अगर केवल किसी राशि को बताने के लिए उनका केवल दिशा बता रहे हो और परिमाण बता रहे हो, बस इतने पे आप उन्हें सदिश राशि नहीं बोलोगे। आप इसके साथ ये भी देखोगे कि क्या उनका योग, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सब सदिश बीजगणित के नियम से हो रहा है या अदिश बीजगणित के नियम से हो रहा है, अर्थात साधारण बीजगणित के नियम से हो रहा है। कैसे? जैसे आप क्लास 10 में पढ़े वैद्युत धारा, क्या पढ़े हो? वैद्युत धारा। अच्छा, उसे समझने से पहले एक बात और समझ लो कि अभी सदिश बीजगणित तो आप आगे पढ़ोगे कि होता क्या है, लेकिन इसका जो बात है, इनका मेन पॉइंट ये है कि सदिश बीजगणित जो होता है एंगल डिपेंडेंट होता है। मतलब जैसे अगर एक सदिश है और एक दूसरा सदिश है, उनके बीच कुछ एंगल है, तो उनका नेट, अर्थात उनका योग कुछ दूसरा आएगा। अगर उनके बीच का आप एंगल बदल दोगे तो उनका नेट अब कुछ दूसरा आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो सदिश बीजगणित में क्या होगा? दो सदिश जिनको आपको जोड़ना है उनके बीच के कोण पर निर्भर करेगा उनका योग। समझ में आ रहा है? तो अब बताओ, अगर मान लो कि आपके पास एक तार ये है, एक तार ये है और एक तार ये आपका है। आप इस तार में 2 एम्पीयर का धारा प्रवाहित किया, इस तार में आपने 3 एम्पीयर का धारा प्रवाहित किया, और मान लो इन तार के बीच का एंगल कितना है? 30। तो नेट यहाँ पर कितने धारा जाएंगे? बताओ कितना धारा जाएगा? 2 एम्पीयर इधर से, 3 एम्पीयर इधर से, तो टोटल यहाँ पर कितना एम्पीयर धारा जाएगा? 5 एम्पीयर। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर वही 2 एम्पीयर का धारा फिर भी और 3 एम्पीयर का धारा फिर भी, लेकिन इनके बीच आपने एंगल बढ़ा दिया और एंगल अपने कितना कर दिया? 60 अंश। तो अब इनके बीच बताओ कितना? तब भी 2 एम्पीयर, 3 एम्पीयर, कुल मिलके 5 एम्पीयर धारा जाएगा कि नहीं जाएगा? तो क्या इनका योग बताओ? ये वैद्युत धारा है, आपने परिमाण बताया 2 एम्पीयर, परिमाण बताया 3 एम्पीयर और डायरेक्शन बता दिया ऐसा। यहां पर भी वही चीज है, डायरेक्शन बता दिया आपने ऐसा। तो लेकिन, तो क्या ये सदिश राशि हो गई? इनको बताने के लिए आपने परिमाण बताया, दिशा बताया, क्या ये सदिश राशि हो गई? नहीं। क्यों? क्योंकि इनका जो योग है ये तो साधारण बीजगणित का पालन कर रहा है, सीधा 2 3 5, 2 3 5, उनके बीच का एंगल कुछ उस पर निर्भर नहीं कर रहा है। जबकि जो सदिश राशियां होती है उनका जो योग होता है वो सदिश बीजगणित यानी एंगल डिपेंडेंट होता है, एंगल पे निर्भर करता है। अगर उनके बीच का आप एंगल बदलोगे तो उनका रिजल्टेंट, उनका योग क्या होगा? बदल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर इनके बीच का एंगल कुछ भी हो, इनका नेट नहीं बदल रहा है, अर्थात ये राशियां सदिश राशि नहीं है, अर्थात वैद्युत धारा एक सदिश राशि नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि वैद्युत धारा बताने के लिए आप परिमाण भी बताते हो, दिशा बताते हो, तो क्या ये सदिश राशि है? तो आपका आंसर होगा नो, ये सदिश राशि नहीं है। क्यों नहीं सदिश राशि है? क्योंकि सही है, इनको बताने के लिए आप दिशा बताते हो, परिमाण बताते हो, लेकिन इनका जो योग होता है वो सदिश बीजगणित का पालन नहीं करता है। वो किसका पालन करता है? साधारण बीजगणित के नियम का पालन करता है। इसलिए जबकि सदिश राशियां साधारण बीजगणित का नहीं, सदिश बीजगणित का पालन करता है, तो ये वैद्युत धारा सदिश राशि नहीं। बात समझ में आ रहा है ना? तो अदिश राशि और सदिश राशि के अलावा भी एक राशियां होती है टेंसर राशि, जो कि आपको अभी 12 तक तो बिल्कुल नहीं पढ़ना होगा, तो अभी हम वहां पर थोड़ा भी बात नहीं करते हैं। तो अब आपको यही सदिश राशियों के बारे में पूरा चैप्टर आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं, सदिश राशियों को लेके चलते हैं। तो सदिश राशियां आपने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि इनका निरूपण, इनको निरूपित कैसे करेंगे, इन्हें दर्शाएंगे कैसे, प्रदर्शित कैसे करेंगे। तो आपका अगला हेडिंग क्या होगा? सदिश राशियों का निरूपण। तो हेडिंग डालो, सदिश राशियों का निरूपण। सदिश
राशियों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज ना, इनको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो देखो जितनी भी सदिश राशियां हैं उनको आप एक तीर से रिप्रेजेंट करोगे। कैसे दर्शाओगे? एक तीर के द्वारा। जैसे मान लो अगर कोई एक सदिश राशि है तो इसको कैसे दर्शाओगे? एक तीर के द्वारा। जहां ये जो तीर है, इस तीर की जो लंबाई होगी, इस तीर की लंबाई क्या बताएगी? उस सदिश राशि के परिमाण को रिप्रेजेंट करेगा। किसे बताएगा? उसके परिमाण को। और इसका ये जो हेड वाला पोर्शन है, शीर्ष वाला पोर्शन है, ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? उसके दिशा को। क्योंकि सदिश राशि के पास दो चीज होता है ना, एक परिमाण और एक दिशा। तो जो तीर की लंबाई होगी, लंबाई उसके परिमाण को बताएगा। जितना ज्यादा लंबा इसकी लंबाई रखोगे, इसका मतलब उतना परिमाण ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है ना? तो तीर की लंबाई उसके परिमाण को रिप्रेजेंट करेगी, प्रदर्शित करेगी, व्यक्त करेगी। और जो तीर का शीर्ष होगा, ये शीर्ष उसके दिशा को प्रदर्शित करेगी। जैसे यदि हम आपसे बोले कि एक आदमी 5 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चला। कितना चला? 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में चला? उत्तर दिशा में चला। और फिर उसके बाद 3 किलोमीटर वो किस दिशा में चला? मान लो पूर्व दिशा में चलता है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देखो आपको पता है, आप प्लेन में इधर आप ईस्ट को रिप्रेजेंट करते हो, इधर आप वेस्ट को रिप्रेजेंट करते हो, इधर आप नॉर्थ को रिप्रेजेंट करते हो, इधर आप साउथ को रिप्रेजेंट करते हो। तो आदमी कितना 5 किलोमीटर उत्तर चला है। तो मान लो ये 1 2 3 4 5, ये 5 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कहां से चला? ओरिजिन से ही चला होगा। कितना चला? 5 किलोमीटर। 1 2 3 4 5, तो ये 5 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चला। तो क्योंकि ये दिशा के साथ बता रहे हो तो ये सदिश राशि है, तो आप इसको ऐसे। फिर उसके बाद वो किधर? 3 किलोमीटर पूरब की डायरेक्शन में चला। तो इसको कैसे? पूरब मतलब इधर चला, अर्थात ऐसे। कितना? 1 2 3। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? बात समझ में आ रहा है ना? तो सदिश राशि को अगर आपको ज्योमेट्रिली अर्थात मतलब रेखागणित के रूप में, ज्यामिति के रूप में दर्शाना होगा तो आप कैसे दर्शाओगे? एक तीर के द्वारा। जहां पर तीर की लंबाई उसके परिमाण, अरे इसका परिमाण तो ये और ये दिशा है, तो देखो ये तीर का जो शीर्ष होगा उसकी दिशा को बताएगा और इसका लंबाई उसके परिमाण को बताएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये हुआ। तो इसमें क्या लिखोगे कि सदिश राशियों को निरूपित करने के लिए उन्हें कैसे दर्शाते हो? एक तीर के द्वारा दर्शाते हो। तो आप ये लिख लो इसे कि सदिश राशियों का निरूपण, सदिश राशियों का निरूपण कैसे करते हो? तीर के द्वारा करते हैं। जहां तीर की लंबाई क्या बताता है? जहां तीर की लंबाई क्या बताता है? उस सदिश राशि के परिमाण को, तीर की लंबाई परिमाण को, तथा जो तीर का शीर्ष होता है, एरो हेड, इसे हेड बोलते हैं, ये किसे बताता है? उसके दिशा को। तथा हेड यानी शीर्ष दिशा, किसके दिशा को? उस सदिश राशि की दिशा को व्यक्त करता यानी प्रदर्शित करता है। ठीक है? आप उसके नीचे फिगर ही बना लो। अगर आपको एग्जाम्पल देना है तो आप एग्जाम्पल में इसे भी कर लो। तो हम एक काम करो, आप लोग इतना इसके हिसाब से जगह छोड़ दो, इसका फोटो खींच के भेज दिया जाएगा। ठीक है ना? अब इतना जगह छोड़ दो, आगे चलते हैं फिर हम। ठीक है? तो चलो अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू और करते हैं। और एक बात आप याद रखना, जैसे जब हम किसी राशि को एक तीर के द्वारा दर्शाते हैं तो ये जो होता है इसको बोलते हैं टिल। क्या बोलते हैं? टिल यानी पुच्छ। ठीक है? और ये जो होता है इसको कहते हैं एरो हेड। क्या बोलते हैं? एरो हेड। सिंपली हम लोग क्या केवल हेड बोल देंगे। इसे कहते हैं बाणाग्र। क्या कहते हैं? बाणाग्र। बाणाग्र मतलब बाण का अग्रभाग, सामने का भाग, आगे का भाग। तो हम लोग अब सीधा जब आएगा इस सिंबल का यूज करेंगे तो इसको टेल और इसको हेड सिंपल बोलेंगे। एरो हेड इतना नहीं बोलेंगे, फिर हेड बोल देंगे, टेल बोल देंगे, आप समझ जाओगे। बात समझ आ रहा है ना? ये तो है इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन अर्थात ज्यामितीय निरूपण। अगर आपको कभी लेटर वाइज इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? जैसे आप जानते हो ना, बल कैसी राशि है? सदिश राशि, अदिश राशि।
बल तो सदिश राशि है। अगर हम बोले कि आपके पास ये डस्टर है, इस डस्टर पे आपने 5 न्यूटन का बल लगाया, तो 5 न्यूटन का बल देखो एक डायरेक्शन में लगाया कि नहीं लगाया। आप 5 न्यूटन का बल तो किसी डायरेक्शन में लगा सकते हो, तो आप बताओगे ना किस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का बल लगाया है। तो बल कैसी राशि, सदिश राशि है। और आपको पता है कि बल को आप किस सिंबल से डिनोट करते हो, एफ से डिनोट करते हो। बल को आप किस सिंबल से डिनोट करते हो, एफ से डिनोट करते हो। तो अगर बल एक सदिश राशि है तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, लेटर वाइज हम रिप्रेजेंटेशन का बात कर रहे हैं। इसके ऊपर आप एक तीर का चिन्ह लगाओगे। बात समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका वेक्टर एफ, इसको पढ़ेंगे कैसे, वेक्टर एफ, सदिश एफ। बात समझ में आ रहा है। ये एक तरीका हुआ। या तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो, या इसको आप एक मोटे अक्षर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मोटे में आप थोड़ा एफ लिख लो, ये भी आपका हो गया। लेकिन हम लोग के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, सुटेबल हम लोग के लिए रहेगा। तो हम लोग कोई लेटर अगर सदिश है तो उसको लिख के उसके ऊपर एक तीर का चिन्ह लगा देंगे। बात समझ में आ रहा है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उस पूरे सदिश राशि को, अर्थात ये वेक्टर एफ, ये पूरा बल एक सदिश राशि है ना, ये बल को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हमको केवल इस बल का परिमाण लिखना है। क्या लिखना है, परिमाण। क्या लिखना है, केवल परिमाण। तो इस बल का अगर केवल परिमाण लिखना होगा तो बल का परिमाण क्या होगा, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लो आपका ये वेक्टर एफ है, तो वेक्टर एफ लिख के, वेक्टर एफ लिख के हम उसका मान लगा देंगे। बात समझ आ रहा है ना। वेक्टर एफ लिख के क्या लगा देंगे, उसका मॉडुलस ऑफ वेक्टर एफ। तो ये जो मॉडुलस ऑफ वेक्टर एफ है, ये उस बल के केवल किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, केवल उसके परिमाण को रिप्रेजेंट करेगा, परिमाण को व्यक्त करेगा। या तो आप इसको केवल एक पद, आराम से पतले मोटे में नहीं लिखना आपको, या तो आप ऐसे लिखो इसके परिमाण को व्यक्त करने के लिए इसका मान लगा दोगे, और अगर आप मोटे में लिखे हो वेक्टर को तो केवल पतले में लिख दो उसके परिमाण को। बात समझ में आ रहा है ना। ज्योमेट्रिकली ऐसे रिप्रेजेंट होगा, और लेटर वाइज आप वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। ये वेक्टर को पूरा, जैसे अगर मान लो कोई एक वेक्टर है ए, कोई एक राशि है ए और वो सदिश राशि है, तो उस राशि को कैसे लिखोगे, वेक्टर ए। और उस राशि के परिमाण को कैसे लिखोगे, उस राशि के परिमाण को कैसे लिखोगे, वेक्टर ए का मान, या सिंपल हम लोग केवल ऐसे लिख देंगे ए। बात समझ में आ रहा है ना। हम यहाँ पर दोनों यूज करेंगे जगह जगह। तो ये आप वैसे वहीं पर लिखना है तो आप लिख सकते हो। तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब तो दो सदिश राशियों के बीच कोण कैसे निकालोगे, आपको ये बताना है। तो आप हेडिंग डालो, सदिश राशियों के बीच का कोण। सदिश राशियों के बीच कोण, सदिश राशियों के बीच कोण, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, या सीधा बोल सकते हो एंगल बिटवीन वेक्टर्स, सदिशों के बीच कोण। तो दो सदिशों के बीच कोण कैसे बताओगे, दो सदिशों के बीच कोण बताने के लिए सबसे पहले एक चीज आप ये सुन लो वैसे, कि कोई अगर वेक्टर है, उस वेक्टर को आप उसका डायरेक्शन बदले प्लेन में कैसे भी शिफ्ट कर सकते हो। अर्थात जैसे मान लो अगर ये एक वेक्टर है, मान लो ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर क्या है ए। तो इस वेक्टर को, इसका डायरेक्शन मत बदलो, डायरेक्शन मतलब बिना डायरेक्शन बदले आप इस प्लेन में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। इसको लाके यहाँ बना सकते हो। देखो इसका डायरेक्शन नहीं बदला है, डायरेक्शन जो था अभी भी डायरेक्शन वही है। बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। इसको आप यहाँ भी ले जा सकते हो, देखो इसका डायरेक्शन नहीं, वही एंगल पे रखना है। तो दो वेक्टर या कोई भी अगर वेक्टर है तो उसको आप एक प्लेन में, एक तल में कैसे भी शिफ्ट कर सकते हो। बस शर्त क्या है, उस वेक्टर का डायरेक्शन नहीं बदलना है। बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो अब आओ देखो दो सदिशों के बीच कोण। तो दो सदिशों के बीच कोण निकालने के लिए आपको उन दोनों का जरूरी है कि या तो हेड से हेड अटैच हो, या तो टेल से टेल अटैच हो। बात समझ में आ रहा है। या तो हेड से हेड मिला रहना चाहिए, या तो टेल से टेल मिला रहना चाहिए। ये पूछेगा नहीं, केवल आप ये समझने के लिए याद रखना कि टेल से टेल मिला रहना चाहिए, या तो हेड से हेड मिला रहना चाहिए। जैसे मान लो एक वेक्टर ये है, ठीक है, मान लो इसको कह देते हैं वेक्टर ए, और एक वेक्टर ये है, इसको कह देते हैं वेक्टर बी। इनके बीच एंगल आपको दिया है 30 अंश। तो क्या यही एंगल इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा?
बिल्कुल, क्योंकि देखो आपको बताए थे कि जब आप वेक्टर बनाते हो तो इसको कहते हैं एरो हेड यानी सिंपल हेड, और इसको कहते हैं टेल यानी पुच्छ, यही बोलते हैं ना। तो अब बताओ यहाँ का देखो, इस वेक्टर का टेल ये हुआ और इस वेक्टर का टेल हुआ, तो क्या टेल से टेल अटैच है? तो जब टेल से टेल अटैच है तो जो उनके बीच का कोण होगा वही वेक्टर के बीच का भी कोण होगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 30 अंश है। तो यहाँ पर वेक्टर के बीच एंगल भी कितना हो गया? 30 अंश। बात समझ में आ रहा है? अगर मान लो कि चलो एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर बी, ध्यान से देखना इसके डायरेक्शन, और इनके बीच एंगल कितना है? 30 अंश। तो क्या यहाँ पर ये जो एंगल आपको दिया है 30 अंश, यही एंगल इन दोनों वेक्टर के बीच का भी एंगल होगा? बोलो। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर के बीच एंगल आप कब बताओगे? जब उनका टेल से टेल अटैच हो और हेड से हेड अटैच हो। यहां पर तो टेल से हेड अटैच है, उल्टा होगा। तो पहले आप इसमें ऐसा करो कि टेल से टेल अटैच हो जाए या तो हेड से हेड अटैच हो जाए। तो कैसे करोगे? आपको पता है, आप इस वेक्टर को ऐसे फिक्स रखो, और अभी आपको बताए कि एक वेक्टर को आप प्लेन में कैसे भी शिफ्ट कर सकते हो, बस उसके डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए। तो अगर ये वेक्टर है तो इस वेक्टर को शिफ्ट करके ऐसे क्या नीचे आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? इस वेक्टर को शिफ्ट करके आप यहां ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो? इसका डायरेक्शन ऐसे था तो इसका भी डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए। बोलो। तो अब इन देखो क्या टेल से टेल अटैच हो गया, तो इनके बीच अब ये जो एंगल होगा यही इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। तो ये एंगल कितना होगा? अभी आपको पता था ना, ये जो दिया था लाइन, जिस लाइन को आपने आगे बढ़ाया है, ये एंगल कितना दिया था? 30 अंश। तो क्या एक लाइन में कितने अंश का एंगल बनता है? 180 अंश का एंगल बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। तो अगर ये कोण 30 अंश है तो टोटल 180 अंश होता है, तो ये 150 अंश होगा, तभी तो मिलके 180 होगा। तो 150 अंश यहाँ पर ये जो वेक्टर ए था और जो वेक्टर बी था, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच जो एंगल है वो कितना होगा? 150 अंश। ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप इसी को फिक्स रखो इसको शिफ्ट करो, ऐसा भी आप कर सकते हो, इसको फिक्स रखो इसे शिफ्ट करो। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब आप इसको चाहे ऐसे जाओ चाहे आप ऐसे। कैसे? ये आपका पहला एग्जांपल हुआ, ये आपका दूसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको वैसे रखें। अभी हमने ए को फिक्स रखा था सेम ऐसे, बी को शिफ्ट किया था, आप बी को ऐसे रखो। तो बी ऐसे था तो बी को आप ऐसे रखो। अब इसको ऐसा शिफ्ट करो कि या तो इसका हिट से हिट मिले या तो इसका टेल से टेल मिले। तो क्या हम इसको शिफ्ट करके ऐसे ऊपर ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं? बोलो। इसको शिफ्ट करके ऐसे ऊपर ले जाएंगे तो टेल से टेल मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? तो यहाँ पर आप इसको, जब ये वेक्टर है, इस वेक्टर को आप शिफ्ट करके ऐसे ऊपर ले जाओगे तो क्या ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? और आपको पता है ये एंगल 30 अंश था, तो ये कितना हो जाए? 100। देखो अभी भी टेल से टेल है तो उनके बीच एंगल कितना आ गया? 150 अंश। जरूरी नहीं है कि आप यहां पर भी टेल से टेल अटैच करा, यहां पर भी टेल से टेल, आप हेड से हेड अटैच करा लो। कैसे? ध्यान से देखो, आपने इस वेक्टर को वैसे रखा, क्या इसको शिफ्ट करके आप यहां भी तो कर सकते हो ऐसा? अरे एक वेक्टर को आप ऐसे ऐसे कहीं शिफ्ट कर सकते हो, बस उसका डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? उसका डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए। तो अगर ये ऐसे है तो इसको ऐसे पीछे भी तो शिफ्ट कर सकते हैं। अब बताओ इसके बीच एंगल कितना दिया था? 30 अंश। अब बताओ यहाँ पर एंगल कितना आ गया? 150 अंश। क्या यहाँ पर हेड से हेड अटैच है कि नहीं है? तो दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकालोगे? समझ में आ गया? याद रखना है, या तो टेल से टेल अटैच होना चाहिए या तो हेड से हेड अटैच होना चाहिए। क्लियर? आगे चले। चलो, तो हो गया दो वेक्टर के बीच कोण। ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ वेक्टर के टाइप, कुछ वेक्टर के प्रकार। कैसे कैसे वेक्टर के आपको प्रकार देखना है? जैसे आप हेडिंग ही डाल लो, सदिशों के प्रकार। इसमें इसके पहले वाले हेडिंग बस आपको ऐसे फिगर बना के समझना था, उसमें कुछ लिखना वैसे विशेष नहीं था ना। सदिशों के प्रकार, सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर। कितने टाइप के वेक्टर होते हैं? बहुत तरीके के वेक्टर होते हैं। जैसे सबसे पहला वेक्टर आपको जो पढ़ना है वो पहले जो बेसिक का है, जैसे इक्वल वेक्टर, समान सदिश। पहला कौन सा वेक्टर होगा? समान सदिश। समान सदिश यानी इक्वल वेक्टर। हेलो हेडिंग, समान सदिश यानी इक्वल वेक्टर। दो सदिश को हम कब समान सदिश बोलेंगे? दो सदिश को हम समान कब बोलेंगे? यदि दो सदिशों, क्योंकि आपको पता है सदिश में क्या क्या होता है,
एक परिमाण होता है और एक दिशा होता है। तो अगर परिमाण भी समान हो दोनों सदिश का और दिशा भी समान हो दोनों सदिश का, तभी जाके दोनों सदिश को आप समान सदिश बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो इसका मतलब दो सदिश समान होते हैं यदि उनके दिशा और परिमाण दोनों क्या हो? समान हो। इसका मतलब जैसे यदि आपका एक वेक्टर है ए और ये आपका एक दूसरा वेक्टर है बी, ये आपका है दूसरा वेक्टर बी, क्या देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है कि नहीं सेम है? बोलो, दोनों का डायरेक्शन सेम है और दोनों वैल्यू वाइज भी सेम है कि नहीं सेम है? तो ये दोनों सदिश समान सदिश होंगे। तो समान सदिश क्या होंगे? ऐसे सदिश जिनके परिमाण तथा दिशा दोनों क्या हो? समान हो, समान सदिश कहलाते हैं। समान सदिश कहलाते, ठीक है। अब दूसरा समांतर सदिश। कैसा सदिश? तो समान सदिश है तो असमान सदिश बता लोगे, दोनों में से कुछ भी अलग हो जाए, या तो दिशा अलग हो जाए या तो परिमाण अलग हो जाए, तो आपका असमान सदिश। समान तभी होगा जब उनका दिशा भी समान हो, परिमाण भी समान हो। अगर उनमें से कोई भी एक ना समान हो तो वो असमान सदिश हो जाएगा। तो दूसरा हम क्या लिखेंगे? समांतर सदिश। समांतर सदिश यानी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर। तो समांतर सदिश में क्या ऐसे सदिश को बोलोगे? ध्यान से पहले देख लो फिर लिखते हैं इसको। जैसे यदि दो सदिश जिनके डायरेक्शन तो सेम हो, परिमाण कुछ भी हो सकते हैं, परिमाण कुछ भी हो सकते हैं, उससे में कोई दिक्कत नहीं। परिमाण एक का कम, एक का ज्यादा, दूसरे का ज्यादा, पहले का कम, बराबर, कम ज्यादा, कुछ ऐसे भी हो, बस उनके डायरेक्शन क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे एक सदिश ये है और दूसरा सदिश ये है, तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों का डायरेक्शन तो सेम है, बस परिमाण अलग अलग हो गया। परिमाण समान भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब इसमें आप क्या लिखोगे? ऐसे सदिश जिनके दिशा समान होते हैं, समान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समांतर सदिश कहते हैं। समांतर सदिश कहते, ठीक है। लिख लो इसे, फिगर ही बना लेना। हो गया, ये वाला मिटा दे। अब तीसरा होगा विपरीत सदिश। तीसरा क्या लिखना है आपको? विपरीत सदिश, या इसी का दूसरा नाम है ऋणात्मक सदिश। कैसा सदिश? ऋणात्मक सदिश। इसको कहते हैं अपोजिट वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर। समझ में आ रहा है ना? ऋणात्मक को इंग्लिश में नेगेटिव बोलते हैं ना, तो नेगेटिव वेक्टर और विपरीत मतलब अपोजिट, अपोजिट वेक्टर। क्या होता है विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश? ऐसे दो सदिश जिनके वैल्यू तो सेम हो, वैल्यू सेम हो अर्थात परिमाण समान हो, केवल उनके दिशा विपरीत हो जाए, अर्थात दिशा बदल जाए। अर्थात जैसे एक वेक्टर ये है ए और एक दूसरा वेक्टर है, वैल्यू दोनों का सेम होना चाहिए, बस डायरेक्शन अगर इसका ये है तो इसका डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे सदिश को हम लोग क्या कहते हैं? विपरीत या ऋणात्मक सदिश। तो इसमें लिखो ऐसे सदिश जिनके परिमाण तो समान हो किंतु दिशा विपरीत हो, विपरीत हो, ऐसे सदिश को आप क्या बोलते हो? ऋणात्मक सदिश कहलाता है। ऋणात्मक सदिश कहलाता, ठीक है। इनके बीच एंगल कितना होगा? दो ऋणात्मक सदिशों के बीच कितना कोण होगा? 180 अंश। कैसे? ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। जैसे अगर ये सदिश है
और इन दो सदिशों के बीच आपको कोण चाहिए, तो आप कैसे करते हो? या तो हेड से हेड जुड़ा हो या तो टेल से टेल जुड़ा हो। तो क्या आप इसको, जैसे इसको ऐसे रहने दो और इसको आप शिफ्ट करके आगे शिफ्ट कर सकते हो। देखो टेल से टेल जुड़ गया, इनके बीच एंगल कितना हो गया? 180 अंश। इसका मतलब दो ऋणात्मक या विपरीत सदिशों के बीच कोण कितना होता है? 180। चलो इसके आगे के जो सदिश के प्रकार है उसे हम आगे कल पढ़ेंगे। तो आज यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।